हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक नेक्स्ट, अ स्टेप टुवर्ड्स फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आज के द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में हम देखेंगे तीन टॉपिक। फर्स्ट वन इज जुडिक्शनल कन्फ्लिक्ट इन रनिंग ऑफ दिल्ली। दिल्ली के गवर्नमेंट के चलने में जुडिक्शनल कन्फ्लिक्ट क्या हुआ। द सेकंड इज अ बेटर टेस्ट, ये बेस्ड है कोविड-19 पे जो न्यू सेंसिटिव सलाइवा टेस्ट आया है इसके ऊपर। द थर्ड इज जुडिशियल रेमेडीज फॉर जम्मू एंड कश्मीर नेट रेस्ट्रिक्शंस। जम्मू एंड कश्मीर में इंटरनेट रेस्ट्रिक्शंस के 1 साल पूरे हो चुके हैं, तो उसका जुडिशियल रेमेडीज क्या है उसके ऊपर बेस्ड है ये आर्टिकल। स्टार्ट करते हैं अपना आज का फर्स्ट आर्टिकल, दैट इज जुडिक्शनल कन्फ्लिक्ट इन रनिंग ऑफ दिल्ली। इसे लिखा है पीडीटी आचार्य ने, जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ जनरल है कब के लोकसभा के। देखिए, इसमें इसे जानने से पहले हमें जानना होगा किसके बारे में, एक केस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला था जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक फैसला दिया था, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एनसीटी और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में था। तो ये 2018 का जजमेंट था। इसे समझेंगे और साथ ही साथ हम समझेंगे आर्टिकल 239A, 239AB एंड 239AA क्लॉज 4, इन तीनों को हम पहले समझेंगे, उसके बाद फिर हम ये आर्टिकल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए आर्टिकल 239A क्या क्या है। 239A जो है उसका जन्म होता है, मतलब 239A ये हमारे जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1991 का, उसके बाद इसकी ओरिजिन होती है। इसके हिसाब से कहा जाता है कि अब से जो यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली है उसे हम क्या बोलेंगे, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली अब कहा जाएगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी। ठीक है, एंड इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाएगा, जो कि कौन होगा, वो नन अदर देन होंगे बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब आता है हमारा आर्टिकल 239AA क्लॉज 4। 239AA क्लॉज 4 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जाता है कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड स्टेट के जो मिनिस्टर्स हैं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट इनके बीच में अगर किसी भी कारण से डिफरेंस इन ओपिनियन होता है, स्टेट गवर्नमेंट एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में अगर किसी भी कारण से डिफरेंस इन ओपिनियन होता है, तो क्या होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो प्रेसिडेंट को रेफर कर सकते हैं, प्रेसिडेंट सर को लिख सकते हैं कि डिफरेंस इन ओपिनियन है और आप हमें फर्दर गाइड करिए। उसका प्रेसिडेंट सर का जो भी ऑर्डर होगा वो मानना होगा दोनों को। ठीक है, देन आफ्टर नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 239AB। 239AB क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो किसी भी ऑपरेशंस को, जो कि 239A के अंदर कोई भी अगर ऑपरेशंस किया गया है या कोई भी फैसले लिए गए हैं, तो उसे प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं या उसे कैंसिल कर सकते हैं, ऐसा 239AB का कहना है। प्रोवाइडेड कि प्रेसिडेंट सर को लेफ्टिनेंट गवर्नर एक रिपोर्ट दे और उसमें वो कहें कि अब स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अच्छे तरह से नहीं चल सकती है, वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। देन आफ्टर प्रेसिडेंट 239AB का यूज़ करके 239A के अंतर्गत लिए गए सारे फैसलों को बदल सकते हैं, ओके, कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद हम समझते हैं कि जो बेंच ने जो फैसला दिया था 2018 का, जो जुडिशनल फैसला था सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का, उसकी वजह से क्या हो गया, उसने 1000 पेजेस से ज़्यादा में जजमेंट दिया था, जिसमें एनालाइज किया था, किसे एनालिसिस किया था और इस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई थी। इसमें क्या किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिमाइंड करवाया गया कि उनके रियल फंक्शंस क्या हैं। ये भी कहा गया स्टेट गवर्नमेंट को और कि ये जो दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट है ये एक स्पेशल कैटेगरी है, किसकी, यूनियन टेरिटरी की, इज अ स्पेशल कैटेगरी यूनियन टेरिटरी, एंड आप दोनों को, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर को और स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को हारमोनियस फंक्शन करना है। ठीक है, अच्छे से मिलके काम करना है, ये नहीं कि हर बात पे आप अलग अलग व्यूज रखें। जजमेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि इशूज़ जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर्स के पावर क्या क्या है, ठीक है, और किस किस इशू में वो स्टेट गवर्नमेंट के पावर के ऊपर नहीं बोल सकते हैं। जैसे स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स की बात यहाँ की गई है कि लैंड, ऑर्डर एंड पुलिस, जो इन सभी बात है इसके ऊपर आप कुछ नहीं बोल सकते। ठीक है, एंड ये भी बताया गया कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पे लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट की हेल्प ले सकते हैं या प्रेसिडेंट की ओपिनियन मांग सकते हैं। देन आफ्टर आता है कि आप यहाँ देखिए, देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर द कंकरेंस ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, ही हैज़ नो पावर टू ओवररूल डिसीजन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। मतलब आप कंकरेंस की हमेशा लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो कंकरेंस होनी है उसकी आवश्यकता नहीं है, और उनके पास स्टेट गवर्नमेंट के हर डिसीजन को ओवररूल करने के लिए
हर बार पावर नहीं है। देन आफ्टर आर्टिकल 239A क्लॉज 4 जो है वो ये भी कहता है कि गवर्नर शैल रेफर टू द प्रेसिडेंट डिसीजन एंड अकॉर्डिंग टू दैट। तो गवर्नर को प्रेसिडेंट के डिसीजन के हिसाब से एक्ट करना चाहिए। बट इसमें एक फ्लॉज है। फ्लॉज क्या है कि ये इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। कैसे? लेफ्टिनेंट गवर्नर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वो इस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं कि वो ये कर सकते हैं, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या कर सकते हैं, वो फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट की। कैसे? वो हर बात पे डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा डिफरेंस इन ओपिनियन है, और मैटर कहाँ, प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा। और प्रेसिडेंट मतलब क्या? यूनियन होम मिनिस्ट्री। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और यूनियन होम मिनिस्ट्री की अच्छी बनती है, जो हम बोलचाल की बात हम कहते हैं अच्छी बनती है, तो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट टोटली हेल्पलेस हो जाएगा। और प्रेसिडेंट का ऑर्डर मतलब यूनियन होम मिनिस्ट्री का जो ऑर्डर आएगा वो क्या कर देगी कि स्टेट गवर्नमेंट के हर जो भी उन्होंने रिकमेंडेशन या रूल्स बनाया उसे वो ओवरराइड कर देगी। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट टोटली हेल्पलेस हो जाती है। फिर अब दिल्ली राइट केस की बात करते हैं। दिल्ली राइट केस में क्या हुआ, जैसे कि दिल्ली राइट केस क्या था, 23 फरवरी को CAA के अगेंस्ट में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट निकला। इस प्रोटेस्ट में क्या किया गया कि इसे एंटी मुस्लिम पहले तो समझाने जाने लगा CAA को। और ये जो प्रोटेस्ट हुआ था इसमें सभी आए थे, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, जॉर्डिन, जैन, बुद्ध सब आए थे, बट मुस्लिम्स नहीं आए थे। तो इससे मुस्लिम को लगा कि हमें अलग किया जा रहा है। ठीक है, अब फिर क्या हुआ, इसकी वजह से वहाँ हेट स्पीचेस भी हुए, तो इसकी वजह से प्रोटेस्ट प्रोवोक हो गया, जिसमें कई लोगों की जान गई, जैसे कि 51 मुस्लिम पर्सन्स मारे गए एंड 36 हिंदूज की जान गई। देन आफ्टर 50 लोग आज भी मिसिंग हैं, जिनके बारे में कोई पता नहीं कि उनका क्या हुआ, जिंदा है, मर गए या कहाँ है, कुछ पता नहीं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे एक और भी बात आती है कि अब यहाँ पे बात ये आती है कि अगर डिफरेंस इन ओपिनियन है, ठीक है, हर बात पे अगर डिफरेंस इन ओपिनियन हो जाएगा तो फिर ये मैटर सॉल्व कैसे होगा। ओके, अभी यहाँ पे एक केस ये आता है दिल्ली राइट में कि प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करना था। प्रोसिक्यूटर्स को कैसे अपॉइंट करना था, तो प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने अपने कुछ लिस्ट दिए और दिल्ली पुलिस ने अपनी कुछ लिस्ट दी। दिल्ली पुलिस आती है इसके अंतर्गत, मतलब वो आ रही है सेंटर के अंतर्गत। तो दिल्ली पुलिस ने अपनी कुछ लिस्ट दी और स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी लिस्ट दी। अब इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या कहा कि मेरे मत में और स्टेट गवर्नमेंट के मत में थोड़ा सा भेद है। तो इन्होंने क्या कहा कि हमारे जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है, और ये मैटर लेके चले गए प्रेसिडेंट सर के पास। अब प्रेसिडेंट सर के पास ये मैटर गया और इन्होंने इन बिटवीन डिसीजन आने से पहले इन्होंने ये स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी रिकमेंडेशन थी उसे काट दिया, और जितने भी दिल्ली पुलिस ने ऑफिसर्स अपॉइंट किए थे सब के सब उन्होंने ये कर लिए, सारे के सारे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए, सबको उन्होंने अपॉइंट कर लिया, और स्टेट गवर्नमेंट का लिस्ट जो था उसे रिजेक्ट कर दिया। तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे हेल्पलेस हो गई। ठीक है, ये एक फॉल्ट लाइन है, इसे ही मतलब ये एक फॉल्ट लाइन होगी जजमेंट पे कि पावर का इक्वेशन जो है वो सही से नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर में भी हर जगह पे प्रेसिडेंट से कर सकते हैं, जैसे कि सच एज प्रोसिक्यूटर्स के अपॉइंटमेंट की बात है, क्या इस ऐसे ऐसे मैटर्स को भी लेके जा सकते हैं वो प्रेसिडेंट सर के पास। तो इसमें कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि गवर्नर सर को अपने दिमाग में ये रखना चाहिए कि जो मेजॉरिटी की ट्रस्ट जो है और ये जो कोलैबोरेशन है, ये फेडरलिज्म का जो है ये बैकबोन है। ठीक है, आप इसे नहीं बदल सकते। दूसरी बात, ये जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, ये पीपल की मतलब पीपल को रिप्रेजेंट करती है, एंड इन डेमोक्रेसी पब्लिक इज द सुप्रीम कमांडर, या सुप्रीम वो है, सबसे ऊपर है, तो उसे आप नहीं ऐसे नज़रअंदाज कर सकते। ठीक है, मैटर ऑफ जुरिडिक्शन, द लेफ्टिनेंट गवर्नर शुड नॉट एक्ट इन मैकेनिकल मैनर। अब यहाँ कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मैकेनिकल मैनर में एक्ट नहीं करना चाहिए, मतलब उन्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हर मैटर को प्रेसिडेंट सर के पास लेके चले जाए। ठीक है, और यहाँ एक और भी बात कहा जाता है कि हाईएस्ट जो फॉर्म है इसमें क्या है कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हर बात पे हम रेफरेंस ले ले प्रेसिडेंट सर के पास, उनके पास चले जाएं, उन्हें परेशान करें, तो ऐसा हम नहीं कर सकते। देन रेफरेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटर्स, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किया, इसमें उन्होंने क्या किया कि ये जो भी कोर्ट की जो ऑर्डर्स आई है इसके अगेंस्ट में जा रही है। उन्होंने जो अपॉइंट कर लिया प्रोसिक्यूटर्स को, ये अपॉइंटमेंट का पूरा प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके अगेंस्ट में जा रही है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के टोटली अगेंस्ट था। ठीक है, देन आफ्टर कहते हैं द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन डज नॉट एक्सटेंड टू एनी मैटर विच कम्स विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ दिल्ली असेंबली। मतलब दिल्ली असेंबली के जुरिडिक्शन में जो भी मैटर्स आते हैं उसमें तो एग्जीक्यूटिव पावर यूनियन की नहीं आती। यूनियन की नहीं आती मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर सर की नहीं आती। एंड मोर ओवर पुलिस, लैंड एंड पब्लिक ऑर्डर जो है ये पूरे के पूरे जो है वो
स्टेट के अंदर आते हैं जिसके हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर। तो इसमें आपको कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि 239A जो 3 है वो क्या कर सकता है, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर जो है मैटर स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। गवर्नमेंट को, दिल्ली गवर्नमेंट को पावर देता है किस किस बातों पे, इनको यो खास इम्फेसिस देता है। देन आफ्टर आते हैं हम यहाँ यूनियन गवर्नमेंट इज नॉट एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव authority in matter which comes the executive judiciary of state government like appointment of prosecutor। मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूटर में जो यूनियन गवर्नमेंट थे उन्हें अपने पावर को नहीं एक्सरसाइज करना चाहिए था, ये गलत है। देन आफ्टर कहते हैं occasions when union government can overrule the decision of a state government is when the lieutenant governor refer to the president। मतलब अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने प्रेसिडेंट को रेफर किया है तभी आप स्टेट गवर्नमेंट के लिए गए डिसीजन को आप ओवररूल कर सकते हैं, ओके, उसके बिना आप नहीं कर सकते। बट प्रोविजो जो है ये कैन नॉट टोटली ओवरराइड द एग्जीक्यूटिव डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 5। बट ये टोटली ओवरराइड नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, जैसा कि हमने पहले ही कहा था, और उनका बात जो होगा वो फाइनल होगा और उनकी बात हमेशा उनकी राय नहीं लेनी चाहिए। एंड हिज डिसीजन शुड बी सॉट ओनली ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट इशू। बस कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट इशू होगा तभी उनकी बात पूछी जानी चाहिए, उनकी राय ली जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट से आपको डिफर करना है, स्टेट गवर्नमेंट को परेशान करना है तो आप हर बार प्रेसिडेंट के पास लेके चले जाए। राइट अंत में लास्ट वर्ड्स में कहते हैं, लास्ट वर्ड में ये कहते हैं कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, दिल्ली कंसिडर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को पीपल का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं क्योंकि पीपल द्वारा इलेक्टेड है, ओके। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर एज एन नॉमिनी ऑफ प्रेसिडेंट। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या है, वो नॉमिनी ऑफ प्रेसिडेंट है। तो इन दोनों को हार्मनी के साथ काम करना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स में रख के, ठीक है। और किसी को भी एक दूसरे के खिलाफ हॉस्टाइल एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए दोनों के हिसाब के एक दूसरे के प्रति, एंड दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए सो दैट ओवरऑल डेवलपमेंट हो। ये लास्ट वर्ड थे। देन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये इसमें यही कहा गया है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के मैनर में रहना है, आपको सब साथ में करना है, मिलके एक साथ काम करना है, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं है, ये जो जिस था मैंने बता दिया। अब बेटर टेस्ट, अब ये बेटर टेस्ट जो है ये किसके ऊपर है, ये कोविड-19 की सिचुएशन के ऊपर है। कोविड-19 या नोवेल कोरोना वायरस जो है इसके ऊपर है। अब देखिए कोविड की टेस्ट करने के लिए हमारे पास अभी तक दो मेथड थे। पहला मेथड था एंटीजन का, एंटीजन मेथड, ठीक है, जो कि फास्ट है बट उतना रिलायबल नहीं है, ठीक है। दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो मॉलिक्यूलर टेस्ट है। अभी थर्ड मेथड हमारे पास आया है जो कि सलाइवा टेस्ट है, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, राइटर का सबसे पहले कहना क्या है कि इंडिया शुड क्विकली अडॉप्ट टू रैपिड इंटेंसिव एंड इनएक्सपेंसिव एंड सेंसिटिव सलाइवा टेस्ट। इंडिया को बहुत जल्दी अडॉप्ट करना चाहिए रैपिड, इनएक्सपेंसिव और सलाइवा टेस्ट को। अब देखिए अगस्त 15 तक राइटर यहाँ को डेटा देते हैं कि 6.5 मंथ्स हो गए, और जब फर्स्ट टाइम हमारे भारत में कोरोना केसेस आए थे उससे अगस्त 15 तक में 6.5 मंथ हो गए, और इंडिया का डेथ जो है वो 50,000 को क्रॉस कर चुका है, और टोटल इन्फेक्शंस जो है वो लगभग 2.6 मिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। देन राइटर ये भी कहते हैं कि डेथ काउंट जो है वो 25,000 ही था जुलाई 16 में, जबकि ये 50,000 हो गया 30 डेज में, बस ये डबल हो गया। देन राइटर अपना कंसर्न देते हैं कि कुछ अनरिपोर्टेड केसेस हैं जैसे कि गुजरात, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना, यहाँ काफ़ी ज़्यादा अनरिपोर्टेड केसेस रह रहे हैं डेथ के, तो ये सही नहीं है, इस डेटा को हमें सही करना चाहिए। देन आफ्टर राइटर कहते हैं कि अगर अनरिपोर्टेड केसेस हैं भी तो इसकी वजह से डेथ टोल ऐसा नहीं कि सेवरल फोल्ड बढ़ जाएगा, ये लगभग पीपल में इतनी अवेयरनेस है कि लगभग रिपोर्ट हो ही जाते हैं, काफ़ी डाटा छूट जाते हैं बट इतना नहीं है कि 2 फोल्ड्स और 3 फोल्ड केसेस आएंगे। देन मोस्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है उनके बिल्कुल पर मिलियन पॉपुलेशन में उनकी जो डेथ हो रही है उनके हिसाब से ही इंडिया में, मतलब इंडिया का भी डेथ रेट बिल्कुल सही है। अब राइटर कहते हैं कि हमारी जो डिप इन फर्टिलिटी रेट है इसके दो कारण हो सकते हैं। क्या कारण हो सकते हैं, पहला कारण हो सकता है कि हमने बहुत ज़्यादा केसेस को रैपिड टेस्टिंग के हिसाब से, एंटीजन मेथड के हिसाब से टेस्ट कर करके हमने काफ़ी ज़्यादा टेस्ट बढ़ाए हैं, तो इसकी वजह से लोग पकड़ में आ गए कि किन्हें हैं, और फिर वो खुद उन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, तो इसकी वजह से हो सकता है कि हमारे जो केसेस हैं वो और डेथ रेट जो है वो हमारे डाउन हो गए। देन आफ्टर लार्ज सिटीज़ जो थे हमारे वो कोरोना के पीक को पास कर चुके हैं, मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल के पास एंटीबॉडी है, या तो जो एंटीबॉडी नहीं बना पाए वो या तो उनकी डेथ हो गई, या फिर जो स्वस्थ हो गए उनके पास एंटीबॉडी है तो वो दोबारा अब इन्फेक्टेड होंगे नहीं। जैसा कि 3-4 दिन पहले आर्टिकल में भी आया था कि कोई भी एक भी सिंगल केस भी ऐसा नहीं है री इन्फेक्शन का जो कि अभी तक वर्ल्ड में डॉक्यूमेंट किया गया है। मतलब एक बार आपको कोरोना वायरस हो गया और अगर आप ठीक हो गए तो उसके बाद फिर आपको दोबारा नहीं होगा, ऐसे चांसेस है, अभी तक तो ऐसा ऑब्जर्व नहीं किया गया। अब बात करते हैं शॉर्ट कमिंग ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट। रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है ये थोड़ा चीप है और ये फास्ट रिजल्ट भी देता है, लेकिन इसकी कुछ शॉर्ट कमिंग जैसे लो सेंसिटिविटी मतलब इसने निगेटिव दिखा दिया बट हो सकता है कि आपको एक्चुअली कोरोना वायरस हो, मतलब आप कोविड से
ये हो, आप कोविड से इन्फेक्टेड हो, तो ऐसे केस में क्या होगा कि आप फ्रीली घूमेंगे और आप फैला देंगे, आप दूसरे लोगों को कंटामिनेट कर देंगे। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो रिकमेंड करती है कि आपको क्या करना है, हर एक निगेटिव टेस्ट रिजल्ट जो आया है आपको उसे मॉलिक्यूलर मेथड से वैलिडेट करना है। मॉलिक्यूलर मेथड जो कि ज़्यादा सेंसिटिव है, अप्रॉक्सीमेटली 95% इसके सक्सेस रेट है, तो उससे आपको वैलिडेट करना चाहिए, ऐसा ICMR का कहना है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अब रिलाइंग मोस्टली ऑन एंटीजन टेस्ट, अगर आप बहुत ज़्यादा इस पे करेंगे जो कि लो कॉस्ट मॉलिक्यूलर टेस्ट है, तो क्या होगा, इन्फेक्टेड पर्सन नहीं पकड़ में आएंगे और स्प्रेड होता रहेगा वायरस, जैसा कि मैंने भी कहा था। इमरजेंसी यूज ऑफ ऑथराइजेशन ग्राउंडेड। अब ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, सेलाइवा टेस्ट की बात की जाती है। सेलाइवा टेस्ट क्या है, इसे एले यूनिवर्सिटी ने डेवलप किया है, और सबसे अच्छी बात ये क्या है कि इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन ग्रांट कर दिया गया। ये ऑथराइजेशन तब मिलता है जब कोई एक पेंडेमिक हो, तो पेंडेमिक की सिचुएशन में कोई मेडिसिन जिसका अभी 100% ट्रायल स्टेज पास नहीं हुआ हो, उसे भी इमरजेंसी ऑथराइजेशन दे दी जाती है कि पीपल के मरने से अच्छा चलो उसके कुछ थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हैं तो उसे बाद में देख लेंगे। तो यूएस की FDA ने इसे ऑथराइज कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है कि ये जो टेस्ट है ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, एंड इसके जितने भी टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं वो सब फ्रीली अवेलेबल है, और इंडिया उसका बहुत आराम से एडॉप्टेशन लोकल टेस्ट करने के वैलिडेट करने के बाद कर सकता है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब सारे के सारे ये जो हैं टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये फ्री हैं, तो कोई भी इसका यूज़ कर सकता है। देन आफ्टर ये बहुत रैपिड है, इनएक्सपेंसिव है, हाईली सेंसिटिव है, तो आप इससे मोर एंड मोर केसेस कर सकते हैं। और जो सैंपल कलेक्शन के लिए बहुत ही ट्रेंड वर्कर्स की ज़रूरत थी, जिसमें उन्हें भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता था, वो भी अब खत्म हो गया। तो अब लास्ट में राइटर ये कहते हैं कि रिजल्ट ऑफ जो ये सलाइवा टेस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग है, और इंडिया इससे काफ़ी ज़्यादा इन्हें फ़ायदा होगा, और हमें सर्टेनली अनरिलायबल रैपिड एंटीजन टेस्ट की तुलना में हमें सलाइवा टेस्ट के ऊपर शिफ्ट करना चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड ऑप्शन आता है जुडिशियल रेमेडीज फॉर जम्मू एंड कश्मीर नेट रेस्ट्रिक्शंस। तो जम्मू एंड कश्मीर में जो नेट रेस्ट्रिक्शंस 5 अगस्त से लगे थे उसके 1 साल से ज़्यादा आज हो चुके हैं। अब राइटर का ये कहना है कि इसका एक जुडिशियल रेमेडी ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस लॉकडाउन की परिस्थिति में जब स्कूल्स कॉलेजेस सब बंद हैं तो स्टूडेंट्स को और बिजनेसेस को नेट रेस्ट्रिक्ट करना ये सही नहीं है। ये इसकी राइटर है जानवी सिंधु, जो कि एक दिल्ली बेस्ड एडवोकेट है। देखिए, अब इससे सबसे पहले राइटर क्या कहते हैं। राइटर कहते हैं कि कोरोना वायरस के टाइम में जब इंडिया में जो जितने भी बिजनेसेस थे और पीपल के जो जो भी स्कूल्स थे, बिजनेस थे, एजुकेशन थे, हेल्थ केयर और इन्फॉर्मेशन थे, सब ऑनलाइन हो गए। बट सब ऑनलाइन हो गए तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि इंटरनेट जो है वो सभी के लिए अवेलेबल है। लेकिन क्या हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में 1 साल से ज़्यादा नेट रेस्ट्रिक्शंस है, जिसकी वजह से वहाँ के लोग जो है उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने 7 अगस्त को एक जजमेंट दिया जिसमें कहा कि आपको इंटरनेट रिस्टोर करना होगा। तो इस पे जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो एग्री हो गई कि ठीक है हम ट्रायल बेसिस में 2 डिस्ट्रिक्ट्स पे इंटरनेट रिस्टोर करेंगे, बट अगर इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ती है तो फिर हम इसे वापस ले लेंगे, और अगर ये जम्मू और कश्मीर में इंटरनेट देने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। राइटर कहती है कि एक वेलकम स्टेप है, बट जो फंडामेंटल राइट ऑफ पीपल ऑफ है जम्मू कश्मीर के, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा या इसका एक अच्छा इम्पैक्ट तभी जाएगा जब ये जो भी नए फैसले लिए गए हैं ये अच्छे से इम्प्लीमेंट हो, और सुप्रीम कोर्ट अपने जो डिसीजन है इसके ऊपर स्टैंड रहे और इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट करवाए। अब स्पेशल एपर्चर ऑन फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, ये क्या है, एक रिपोर्ट आया किसका, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन का, यूएन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन और यूएन का बिल करके फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन पे एक रिपोर्ट आया जिसने कहा कि इंटरनेट की स्पीड को स्लो करना या उसे शट डाउन करना ये हाईली ये जो है ये किसी भी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी के ग्राउंड पे भी इन्हें बंद करना जस्टिफाइबल नहीं है। एंड इंटरनेट जो आप स्लो डाउन कर रहे हो वो एडवर्सली इफेक्ट करता है मिलियंस ऑफ इनोसेंट सिविलियंस को, ठीक है, जिनका कि कोई इसमें हाथ नहीं है, बस कुछ लोगों के एक्शंस की वजह से, फ्यू लोगों के एक्शन की वजह से मिलियंस ऑफ जो इनोसेंट जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन्स हैं वो सफ़र कर रहे हैं, तो ये भी करना है। देन आफ्टर देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि मार्च 2020 से प्रोविज़न किया 2G इंटरनेट मोबाइल फ़ोन्स का, मतलब 2G इंटरनेट जो है वो चलेंगे जम्मू एंड कश्मीर में। अब इसमें क्या कहते हैं कि 2G, इसमें राइटर का कहना है कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में 2G इंटरनेट से ऑनलाइन क्लासेस करना, वर्क फ्रॉम होम, टेली कंसल्ट, डॉक्टर्स और इवन वीडियो कॉल्स ये सब कर पाना ये सब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट का क्या कहना है कि इम्पोर्टेंट, एक मिनट एक और बात पहले डिस्कस करते हैं। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जैसे कि टूरिज्म, हैंडक्राफ्ट, एग्रीकल्चर, इन सभी को लॉस हुआ है, और एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि शटडाउन जो है वो काउंटर प्रोडक्टिव रहा है रिड्यूसिंग वायलेंस है, मतलब वायलेंस को बढ़ाने में
कोई वायलेंस को कम करने में इसका कोई हाथ नहीं रहा, उल्टे और वायलेंस बढ़ ही गई इंटरनेट शटडाउन होने से। इन जनवरी 2020 अब क्या कहते हैं, अनुराधा बशीन, ये इन्होंने कोर्ट में केस दिया था, उसके हिसाब से जो उसकी जो असेसमेंट है उसे अब राइटर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या गवर्नमेंट को क्या किया गया है कि गवर्नमेंट को कहा गया कि आप रिव्यू करिए, हर 7 डे में आप सिचुएशन का रिव्यू करिए और उसके बाद आप हमें रिपोर्ट दीजिए, ठीक है। राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, इसके फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सच डिसीजन आर नॉट बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव फैक्टर दैट कैन बी प्रेजेंटेड टू एंड असेस्ड बाय जुडिशियल बॉडी। ये जो है ये बेस्ड किसके ऊपर नहीं होते, ये जुडिशियल बॉडी के असेसमेंट के ऊपर बेस्ड नहीं है, बट बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन। सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन मतलब क्या हो गया कि पीपल के ऊपर, जो भी ऑफिशियल्स हैं जिन्हें नॉलेज है उस चीज़ की, जो सिचुएशन ग्राउंड रिपोर्ट जानते हैं, उनके उनके बेसिस पे वो उन्हें जैसा लग रहा है कि ये सब्जेक्टिव सेटिस्फैक्शन की बात है, मतलब पीपल को जो के लिए जो सही है उसके बेसिस पे इसे होना चाहिए, जबकि इसे ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड करके इसका डिसीजन नहीं लेना चाहिए। फिर सेकंड जो इसमें जुडिशियल रिव्यू के अंदर जो सेकंड प्रोविजन है वो क्या है, आर्गुमेंट्स ऑफर्ड इन द कोर्ट डज नॉट हैव टू competence to review matter of national security। अब देखिए यहाँ क्या कर रहे हैं, the argument would imply that court cannot rule on any complex issues irrespective of impact of fundamental right। मतलब फंडामेंटल राइट्स को छोड़ करके और कोई भी कॉम्प्लेक्स इश्यूज पे कोर्ट नहीं रूल कर सकता। इंडीड, अब यहाँ राइटर ये कहती है कि इंडीड कोर्ट हैज ऑफन रूल्ड ऑन द कॉम्प्लेक्स इशू सच एज बैन ऑफ, अब यहाँ कहती है कि नहीं रूल कर सकता, ऐसा तो कहा गया, बट कोर्ट ने कई बार ऐसे रूल्स दिए हैं, जैसे कि बैन ऑफ क्रिप्टो करेंसी की बात है, लिंकेज ऑफ आधार टू सिम कार्ड की बात है, या बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करना। ये नेशनल सिक्योरिटी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस पे इन सभी को रोका ही नहीं गया, बल्कि इन्हें बंद भी कर दिया गया सदा के लिए। तो ऐसा राइटर का कहना है। देन आफ्टर बात आती है कि 4 स्टेप टेस्ट। 4 स्टेप टेस्ट क्या क्या है, तो ये 4 स्टेप टेस्ट की बात की गई है किसी भी रूल्स को अप्लाई करवाने के लिए। जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या है, द गवर्नमेंट मस्ट प्रोवाइड 4 स्टेप जस्टिफिकेशन। कैसे, इट शोज दैट द रेस्ट्रिक्शंस इन द परस्यूरेंस ऑफ लेजिटिमेट एम, इन दिस केस द नेशनल सिक्योरिटी। ओके, अब देखिए यहाँ से नेशनल सिक्योरिटी को लेकर के जो रेस्ट्रिक्शंस है वो मतलब नेशनल सिक्योरिटी ही हमारा लेजिटिमेट एम था, इसके लिए हमने रिस्ट्रिक्शन लगाया। ओके, एंड दे आर सुटेबल टू अचीविंग द एम, मतलब इनके थ्रू हमने अचीव कर लिया अपना एम नेशनल सिक्योरिटी का। देयर एग्जिस्ट नो रेस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव। ओके, कोई भी ऐसा अल्टरनेटिव नहीं रेस्ट्रिक्ट कर रहा है जो कि इससे अच्छा काम किया होता। देन आफ्टर फाइनली दैट द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस आर प्रोपोर्शनेट टू देयर बेनिफिट, मतलब जो भी एडवर्स इम्पैक्ट हैं रेस्ट्रिक्शंस के वो प्रोपोर्शनेट है किसके, तो बेनिफिट्स के, मतलब बेनिफिट्स ज़्यादा हैं और या कंपेरेटिवली अप्रॉक्सीमेटली सेम है बनिस्बत घातक है। तो पहले क्या हो गया कि रेस्ट्रिक्शंस आर द प्रेसिडेंस ऑफ द लेजिटिमेट एम, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे हमने रेस्ट्रिक्शन किया है, कोई हमारा खुद का बेसिस नहीं है। देन वो अपने एम को अचीव करने में बिल्कुल सूटेबल है। देन कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं बच रहा है जो कि हो सकता था। एंड द लास्ट वन इज कि ये इसके बेनिफिट्स हैं, रेस्ट्रिक्शंस के एडवर्स इम्पैक्ट से ज़्यादा बेनिफिट है या प्रोपोर्शनेट है एटलीस्ट। ओके, अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर की खुद ही की एफिडेविट ने ये क्या रिवील किया है कि ये टेररिज्म को बचने के लिए, रोकने के लिए ये कारगर नहीं हुआ इंटरनेट बैन, ठीक है। देन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या सेकंड जो है कि अल्टरनेटिव की बात, ये फेल कर गई इस बात को बताने में कि क्यों आपने लेस रेस्ट्रिक्टिव अल्टरनेटिव का यूज़ नहीं किया, जैसे कि आप केवल 4G वेरीफाइड पोस्टपेड सिम्स में ही ये करते, आप नेट परमिट करते। देन आफ्टर आपने कुछ स्पेसिफिक नंबर्स को जिसे आपने इंटरसेप्ट किया आप उसे ब्लॉक कर देते, या वेबसाइट एंड एप्लीकेशन को कर देते, या आप टेक डाउन ऑर्डर कर देते कुछ सर्टेन वायलेंस के ऊपर या किसके ऊपर, या आप एक पर्टिकुलर एरिया को कुछ ड्यूरेशन के लिए बंद करते। आपने पूरे जम्मू एंड कश्मीर पूरे 1 साल के नेट को क्यों बंद कर दिया, तो इसकी बात भी की गई है। देन आफ्टर नेक्स्ट में आते हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि फाइनली द इम्प्लीकेशन रेस्ट्रिक्शंस द गवर्नमेंट असेस दैट पीपल कैन डाउनलोड। अब देखिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि पीपल डाउनलोड कर सकते हैं इसे, ई लर्निंग एप्लीकेशन, ई बुक और मैसेजिंग के लिए भी इनफैक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमने 2G इंटरनेट जो कि मार्च से शुरू किया था कि हमने 2G इंटरनेट दे दिया तो इसके थ्रू ये सब कर सकते हैं, और हमने इसके स्पीड को कम कर दिया ताकि लोग थोड़ा बहुत कम्युनिकेट भी कर सकें। देन अब इसी का काउंटर किया जाता है कि अगर आपने ऐसा कर दिया तो इसके थ्रू हो सकता है कि टेररिस्ट जो है वो भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और वो भी वीडियो सर्कुलेट कर सकते हैं। तो फिर आप ऐसा कैसे दलील दे रहे हैं कि 2G के थ्रू हम एजुकेशन के पर्पज़ को सॉल्व कर लेंगे बट 2G के थ्रू टेररिस्ट अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो ये कंट्राडिक्टरी हो गया ना कि 2G के थ्रू नॉर्मल पेपर अपने मैसेज को कन्वे कर देंगे बट टेररिस्ट नहीं कन्वे कर पाएंगे, ये कैसी बात हुई। देन आफ्टर बात करते हैं कि इसकी वजह से आपने
इतने लोगों का 1,25,00,000 पीपल्स का आपने क्या कर दिया, राइट का हनन कर दिया, ऐसा कहना है, तो ये गलत बात हो गई। देन रेस्ट्रिक्शन वेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल द डे वेयर इम्पोज्ड, ऐसा राइटर कहती है कि जिस दिन ये रेस्ट्रिक्शंस लगे उस दिन ही एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल थे। ठीक है, अभी 1 ईयर हो गया है और उसके बाद भी अभी मतलब ये इसे लाइट हैंडेड डील किया जा रहा है, इसे फर्दर हटाया नहीं गया है, तो इसे भी राइटर सही नहीं कहती है। एंड अल्टीमेटली देखिए वहाँ जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेट आ पाता है या क्या होता है, ये तो हमें थोड़ी दिन में पता चल ही जाएगा। देन आफ्टर थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस, और प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए सो दैट हम ऑनलाइन स्ट्रीम कर सकें। एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना इतना वैल्यूबल टाइम हमें दिया। थैंक्स अ लॉट।